भारतीय संविधान जो कि अक्सर चर्चाओं में रहता है, तो आज हम लोग यही जानेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसको निर्माण करने वाले लोगों के मन में क्या विचार थे, वो सारी बातें आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग कुछ क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नेहरू रिपोर्ट, एमएन रॉय जिन्होंने मांग करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वर्ल्ड वॉर टू और उसके प्रभाव, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर टू का क्या प्रभाव पड़ा, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण, उसकी मीटिंग्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत में आए और उसके बाद जून 3 प्लान क्या हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था, पार्टीशन कैसे हुआ, ड्राफ्ट कैसे किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब अडॉप्ट हुआ और कब ये इन्फोर्समेंट में आया, कब जो है इसको देश के अंदर लागू कर दिया गया। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु राय आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संविधान का जो निर्माण हुआ उसका सबसे पहले जो इसकी डिमांड की गई थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। इन्होंने कहा कि भारतीयों के द्वारा निर्मित एक भारत का संविधान होना चाहिए। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की मांग सबसे पहले किसने की, तो आप बताएंगे 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। इसके बाद मोतीलाल नेहरू जी हैं, इनके द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया गया कांग्रेस की मीटिंग के अंदर, जिसमें यह कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो है फ्रेम तैयार किया जाएगा, यानी कि एक खाका खींचा जाएगा। तो सबसे पहले ये काम करने का प्रस्ताव किसने रखा, तो मोतीलाल नेहरू जी ने यह प्रस्ताव रखा था। और इसके बाद 1928 में इन्हीं के चेयरमैनशिप में मोतीलाल नेहरू की एक कमिटी बनाया गया और जिसमें यह डिटरमाइन किया गया कि भारतीय संविधान के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो कैसे होंगे। और फिर अगस्त 10, 1928 को इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा जो है कांग्रेस के सामने। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, तो इस रिपोर्ट में पहली बार यह प्रयास किया गया कि इंडिया के लिए एक फुल फ्लैज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाए। तो एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले डिमांड किसने की, तो महात्मा गांधी जी ने की, और इसका प्रयास किसने किया, तो मोतीलाल नेहरू जी ने किया 1928 में। अब देखिए, जब नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने इसको जो है कांग्रेस के सामने पेश किया, तो लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस समय उस पर सभी का निर्णय नहीं हो सका। 1919 में एक अधिवेशन होता है लाहौर के अंदर, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया जाता है और इनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है। किसकी की डिमांड की जाती है, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है। और देखिए, स्वराज की डिमांड तो हम स्वदेशी मूवमेंट से ही करते चले आ रहे थे, लेकिन अब हमने क्या कहा, पूर्ण स्वराज। देखिए, स्वराज और पूर्ण स्वराज में क्या अंतर है। स्वराज में ये हम डिमांड कर रहे थे सेल्फ गवर्नेंस की। आप हेड ऑफ स्टेट तो ब्रिटेन का कोई हो सकता है, लेकिन हम सेल्फ गवर्नेंस करेंगे। लेकिन जब पूर्ण स्वराज की बात की जाए तो उसमें यह कहा गया कि हेड ऑफ स्टेट भी हमारे ही देश का होगा और इसका गवर्नेंस जो होगा वो भी हम ही करेंगे। तो पूर्ण स्वराज का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमने कहा कि हम हर 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और पहली बार 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, जो कि हमने रावी नदी के किनारे झंडा फहरा कर मनाया था। तो इसलिए याद रखिएगा 26 जनवरी का इंपॉर्टेंस, इसको आगे चल के मैं और इसके बारे में चर्चा करूंगा। अब इसके बाद क्या होता है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है एमएन रॉय, 1934 में पहली बार ये प्रपोजल ले आते हैं कि एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होना चाहिए और इसके अंदर भारतीयों के द्वारा भारत का एक संविधान बनाया जाना चाहिए, और जिसको कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल डिमांड बना लिया। अब कांग्रेस का यह डिमांड था कि उन्हें क्या चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, उनके ऊपर अटैक का खतरा आने लगता है और वो ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर लोग उनका सपोर्ट करें। और उस समय इंडिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। तो वो कांग्रेस से ये कहते हैं कि हम जो है आपको कुछ लेवरेज देंगे, उसके बदले में आप इस वर्ल्ड वॉर में उनका साथ दीजिए। और इसके लिए एक ऑफर लाया जाता है जिसे कहा जाता है अगस्त ऑफर, क्योंकि ये अगस्त मंथ में लाया गया था 1940 में, इसीलिए इसको कहा जाता है अगस्त ऑफर। और इस समय इनके जो हमारे देश के अंदर उस समय जो वायसराय हुआ करते थे, वायसराय वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, और इन्होंने डिमांड किया, कहा
कि हाँ ठीक है, हम युद्ध के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करेंगे। लेकिन हुआ यूं कि उसके बाद इस ऑफर को जो आपके दोनों जो दो मुख्य पार्टियां हुआ करती थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों ने ही ठुकरा दिया। ठीक है, इस अगस्त ऑफर, देखिए एक चीज याद रखना, अगस्त ऑफर के समय भी पाकिस्तान की डिमांड चल रही थी, लेकिन अगस्त ऑफर ने पाकिस्तान की डिमांड ठुकरा दी थी, यानी टू नेशन थ्योरी को स्वीकार नहीं किया गया था। अब जब ये ऑफर दोनों ही पार्टियों ने ठुकरा दिया, तो उसके बाद फिर से 1942 में, आपको पता है, जब जापान काफी अग्रेसिव हो गया था और ऐसा लग रहा था ब्रिटेन और उसके जो भी एलाइज हैं वो हार सकते हैं युद्ध को, तो इन्होंने एक बार फिर से प्रयास किया कि वो भारतीयों को साथ में ला सके। और इसको लाने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को चुना जिनका नाम था क्रिप्स। तो ये क्रिप्स मिशन भेजा गया स्टैनफोर्ड, क्रिप्स की अध्यक्षता में। ये कौन थे? ये एक कैबिनेट के अंदर एक मिनिस्टर हुआ करते थे और इनका महात्मा गांधी जी से काफी अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो जनरेट हुई थी पॉलिटिकल परिस्थितियां, उनको एक कैटर करने के लिए इन्होंने क्रिप्स मिशन भारत के अंदर भेजा, लेकिन ये क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिया गया दोनों ही पार्टियों के द्वारा। और अस्वीकार करते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, और जो कि क्या, एक कंगाल बैंक है, कंगाल बैंक के अंदर पोस्ट डेटेड चेक दिया जा रहा है, यानी कि हमें ये पता ही नहीं है कि युद्ध का क्या निर्णय लिया जाएगा। और इसमें यह कहा गया कि युद्ध के बाद आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, भारतीयों के द्वारा ही वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। इस वजह से दोनों ही पार्टियों ने इसको अस्वीकार कर दिया। और इस तरीके से कोई भी पार्टी जब एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचती है, तो इसके तुरंत बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है भारत के अंदर। तो याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद। अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में स्टार्ट हो गया, और इसी समय देश के अंदर अलग अलग जगहों पर बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए, कई जगह पे ये हिंसक भी हो गई। अब क्या होता है, 1945 में जापान जो है डिफीट कर जाता है फाइनली, उसके ऊपर परमाणु बम गिराए जाते हैं, एटम बम गिराए जाते हैं, और इसके बाद जो है एलाइड फोर्सेस जीत जाती हैं। और ब्रिटेन के अंदर काफी जो है जश्न भी मनाया जाता है, और लेकिन युद्ध के से होने वाले जितनी तबाहियां थी उसको देखते हुए काफी परिवर्तन भी आता है। अब देखिए 1945 में भारत के अंदर लॉर्ड वेवेल के अध्यक्षता में एक जो है शिमला कॉन्फ्रेंस बनाया जाता है, जिसमें ये कोशिश की जाती है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक स्टेज पे लाया जा सके और भारत के फ्यूचर के बारे में सोचा जा सके। लेकिन ये जो आपका बैठक थी, कॉन्फ्रेंस था, ये फेल कर जाता है। शिमला कॉन्फ्रेंस फेल होने के बाद जो दोनों मेजर पार्टियां थी, आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचते हैं। इसके बाद 1946 में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1946 में वहां पे चुनाव होते हैं, और उसमें क्लेमेंट एटली को नया प्राइम मिनिस्टर जो है बना दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो अनाउंस करते हैं कि भारत को जून 1948 तक जो है आजाद कर दिया जाएगा। और इसलिए जो है एक कैबिनेट मिशन जो है प्लान भारत के अंदर भेजा जाता है, जिसके अंदर जो सदस्य हुआ करते थे वो पैथिक लॉरेंस जो कि उसके चेयरमैन थे, स्टैनफोर्ड जो क्रिप्स, और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोगों के द्वारा ये मिशन भारत में आता है। तो इन तीनों मेंबर्स का नाम याद रखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी पूछा जाता है। और ये कैबिनेट मिशन भारत में क्यों लाया गया? क्योंकि इन्होंने ये प्रपोज किया था कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन 1946 में क्यों आया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का निर्माण करने के लिए आता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके पहले ये जो डेलीगेशन आता है, ये भी जो मुस्लिम लीग के द्वारा जो सेपरेट स्टेट की डिमांड थी, वो सेपरेट स्टेट की डिमांड को ठुकरा देता है। तो याद रखिए, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन और यहां तक कि कैबिनेट मिशन जो है, ये तीनों ने ही एक सेपरेट स्टेट यानी कि टू नेशन थ्योरी को इनकार कर दिया था। अब बात करते हैं हम, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कर दिया जाता है कैबिनेट मिशन के द्वारा, और इसमें जो है टोटल 389 मेंबर्स चुने जाते हैं। अब देखिए ये पॉपुलेशन के आधार पर चुना गया था। ऐसा माना जाता है कि हर 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट जो है रखा गया, एक सीट हर 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर रखा गया। इसमें 296 जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की सीटें थी, और 93 सीटें जो थी वो प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासत। तो याद रखिए उस समय जो ब्रिटिश इंडिया टोटल जो ब्रिटिश का राज हुआ करता था, वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक ब्रिटिश इंडिया जहां पे ब्रिटिशर डायरेक्टली शासन किया करते थे,
और एक प्रोविंसेस हुआ करती थी जहां पर, यानी कि प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे ब्रिटिशर्स के अधीन होकर। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो मेंबर हुआ करते थे वो किस प्रकार से हुआ करते थे। तो मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो टोटल जो है 389 मेंबर जो हुआ करते थे, वहां पर जो 296 मेंबर थे इनका जो है इलेक्शन होना था, यानी कि ये इलेक्ट हुए थे। और कैसे इलेक्ट हुए थे, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ करता था इनका। और इसके बाद जो आपको मैंने बताया 93 मेंबर्स ये जो कि प्रिंसली स्टेट के हुए थे ये नॉमिनेटेड थे। क्या थे? नॉमिनेटेड, यानी इनका नॉमिनेशन किया गया था किसके द्वारा? जो प्रिंस हुआ करते थे, जो देसी रियासतों के जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा इनका नॉमिनेशन। तो एक बात याद रखना है आपको कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी। याद रहेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये टोटली इलेक्टेड थी या टोटली नॉमिनेटेड थी। नहीं, पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड। और जो इलेक्शन हुआ था, क्या इलेक्शन ये डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष था या इनडायरेक्ट था? तो ये जो इलेक्शन था ये इनडायरेक्ट हुआ करता था। जो प्रोविंस हुआ करते थे उस समय, उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी उनके द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्शन होता था। जैसे कि हमारे देश के अंदर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो इनडायरेक्ट होता है क्योंकि वहां पे जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। या फिर राज्यसभा के जो मेंबर हुआ करते हैं उनका भी इलेक्शन कैसा होता है, तो इनडायरेक्ट होता है क्योंकि वहां पर भी जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब आगे बात करते हैं, तो जब ये चुनाव होते हैं यहां पर 296 सीटों के अंदर, तो इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 208 सीटें जीतती है। कांग्रेस कितनी सीटें जीतती है? 208। मुस्लिम लीग 73 सीटें और अदर्स को जो है 15 सीटें ही प्राप्त होती हैं। तो देखिए यहां पर कांग्रेस पूर्ण रूप से जीत जाती है। तो ऐसा लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कोई भी नियम कानून या कोई भी रिजोल्यूशन लाएगा वो कांग्रेस आसानी से पास करा ले जाएगी और मुस्लिम लीग ये काम नहीं कर पाएगी। इसको देखते हुए मुस्लिम लीग ने फिर से जो है इसका बायकॉट करना शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों ही मेंबर नहीं थे। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा नहीं हुआ करते थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा है इसकी जो पहली मीटिंग होती है वो दिसंबर 9, 1946 को होती है। तो पूछा जाएगा कि पहली मीटिंग कब हुई, तो क्या बताएंगे? 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। अब मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग की बायकॉट की और इस वजह से कुल 211 सदस्यों ने ही पहली मीटिंग में हिस्सा लिया। और इस देखिए कभी भी जो पहली मीटिंग बुलाई जाती है तो एक प्रोटेम स्पीकर जो है रखा जाता है उसमें। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक इंटरिम प्रेसिडेंट को जो है बनाया गया। इंटरिम प्रेसिडेंट का मतलब ये हो गया कि अस्थायी अध्यक्ष, जो कि अस्थायी रूप से एक दिन के लिए बनाया गया, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो कभी भी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भी आप क्या बताएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट डेट यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो और ये भी क्या थे? ये परमानेंट थे, इसके बाद लगातार ये अध्यक्ष रहे। एच.सी. मुखर्जी जो थे इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जो ये आगे वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करते रहे। और जो बी.एन. राव हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया, हिंदी में कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। तो 3 डेट इंपॉर्टेंट होंगे, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 9 को क्या हुआ? पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके बाद 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट कर दिया गया और 13 तारीख को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जनवरी 22, 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एडॉप्ट कर लिया जाता है। और याद रखिएगा इसी जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसी के आधार पर इसी को मॉडिफाई करके आगे हमारा प्रियम्बल बनाया गया है, यानी कि प्रस्तावना। जब मैं प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। अब देखिए
यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन है, इनको जो है गवर्नर जनरल बनाकर, ये वाइसराय बनाकर भारत में भेजा गया। किसके बदले? लॉर्ड वावेल के बदले। लॉर्ड वावेल को ब्रिटेन बुला लिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ आए और उनका एक ही एम था कि यहाँ पर आने के बाद भारत के अंदर जो भी इसको आजादी देने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ये कंप्लीट करें। तो इन्होंने 3 जून 1947 को एक फरमान सामने लेकर आते हैं, जिसको कहा जाता है 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए 3 जून का जो ये प्लान था या माउंटबेटन प्लान था, इसके द्वारा ये भारत और पाकिस्तान 2 नए देशों के निर्माण की बात कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि जितनी देशी रियासतें हैं वो चाहे तो भारत को ज्वाइन कर लें, चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, और चाहे तो वो फ्री भी रह सकते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो माउंटबेटन के प्लान के हिसाब से तो भारत को बहुत सारे टुकड़ों में बांटने का सोच लिया गया था, लेकिन बाद में हमारे देश के अंदर जो सरदार पटेल जी हैं, उनके प्रयासों से हमारे देश को फिर से एकत्रित किया गया। और यही जो आपका 3 जून प्लान था, बाद में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया, जो कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इसको पास कर दिया गया है, ठीक है ना। और ये फिर 18 जुलाई को ये फोर्स में आ जाता है। देखिए इंट्रोड्यूस किया था 4 जुलाई को और 18 जुलाई को ये पास हो जाता है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को जो है फिर इसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया को आजाद कर दिया जाता है। और उस समय भारत को उसके बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। डोमिनियन का मतलब होता है अधिराज्य, जिसका मतलब है कि यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस तो चल रहा है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट अभी भी कहाँ बैठा हुआ है? ब्रिटेन के अंदर बैठा हुआ है। और 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश का स्टेटस जो रहता है वो डोमिनियन ही रहता है। अब इसके बाद बात करें तो मुस्लिम लीग ने जो है इसकी फर्स्ट मीटिंग को बाइकआउट किया था, जिसमें जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 211 मेंबर ने भाग लिया पहली मीटिंग में। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पहले जो हमारे अध्यक्ष बनाए गए वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है ना। अब ये जो पाकिस्तान के जो मेंबर हुआ करते थे, जो खास करके पाकिस्तान एरिया में या फिर मुस्लिम लीग के अंदर हुआ करते थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो हिस्सा अब नहीं लेंगे, क्योंकि अब 2 नेशन थ्योरी आ चुका है। तो 31 अक्टूबर 1947 को भारत का एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, जिसमें मेंबर्स की संख्या जो होती है 299। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे, तो आप बताएंगे 389। और पूछा जाएगा कि आजादी के बाद कितने हो गए, तो आप बताएंगे 299, क्योंकि मुस्लिम लीग वाले कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए, ठीक है ना। और इसके बाद इंडिया सोवेरियन कब बनता है? तो 26 जनवरी 1950 को सोवेरियन बनता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है यही बाद में चल के पहला भारतीय पार्लियामेंट भी बनता है, और जिसमें पहले जो स्पीकर बनते हैं वो बनते हैं जीवी मावलांकर। याद रखिएगा कि भारत के पहले स्पीकर कौन थे? वो जीवी मावलांकर थे, ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की गई थी, और उसका डेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले नेशनल फ्लैग की बात करें तो नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट की गई, और 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो संविधान सभा के अंदर पास कर दिया गया, और 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल सॉन्ग और बाकी जो भी हमारे प्रतीक चिन्ह थे वो अडॉप्ट किए गए। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या क्या बन गया? नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, संविधान कब संविधान सभा में पास हुआ? 26 नवंबर 1949, और बाकी सारी चीजें नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, आपका जो भी और प्रतीक चिन्ह है वो 24 जनवरी 1950 को किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही भारत का प्रेसिडेंट चुना गया, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट जो बैठक हुई थी वो भी 24 जनवरी 1950 को होती है, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश के अंदर संविधान को लागू कर दिया जाता है। और याद रखिए ये सारे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा जो संविधान सभा था उसके अंदर कई सारी कमिटियां बनाई गई थी, और 22 मुख्य कमिटियां बनाई गई थी, जिनमें कुछ का नाम याद रखना है आपको। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, स्टीयरिंग कमेटी का जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद द रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके भी चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद कमिटी ऑन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन जो थे ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के चेयरमैन थे सरदार पटेल। फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटीज के राइट से जो कमिटी बनी उसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद ये जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था एडवाइजरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो एडवाइजर की तरह काम कर रहे थे BN राव, और ड्राफ्टिंग कमिटी जो सेटअप की गई थी वो 29 अगस्त 1947, ये डेट याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसका जो फाइनल ड्राफ्ट जो तैयार करके इन्होंने दिया वो 4 नवंबर 1948 को दिया गया, ठीक है ना। और भारतीय संविधान जो बनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पास हुआ 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। और इसमें जो संविधान बना इसमें कुल 284 मेंबर्स थे, इन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया। एक बात और क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी, कई जगह पे 12 लिखा है, लेकिन याद रखिए टोटल 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा के अंदर शामिल हुई थी, ठीक है। अब ये संविधान बना, इसमें 8 शेड्यूल थे, आपके 395 आर्टिकल थे और 22 भाग हुआ करते थे, 22 पार्ट्स हुआ करते थे, ठीक है ना। और ये सारे चीजों को पास करने के बाद सबसे लास्ट में प्रियम्बल को उसके अंदर शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में कौन अडॉप्ट हुआ था, प्रियम्बल। और भारत के अंदर 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है गणतंत्र। और गणतंत्र का मतलब यह होता है कि वहां का जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, याद रखिएगा। संविधान को निर्माण करने के लिए कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इसमें 64 लाख रुपए खर्च किए गए, याद रखिए कितने पैसे, 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इसके बाद जो प्रोविंशियल जो आपका प्रोविजनल जो पार्लियामेंट बना था 26 जनवरी 1950 से, वो चलता रहा और बाद में इलेक्शन हुआ और दोनों हाउसेस का, और मई 1952 में जाकर ये लोकसभा और राज्यसभा बन जाते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि जो 26 नवंबर 1949 से ही कुछ चीजें देश के अंदर लागू हो गई थी, जिसमें से जो सिटीजनशिप होता है वो, प्रोविंशियल जो पार्लियामेंट था वो, ये कुछ टैक्सेशन जैसी चीजें, ये कुछ चीजें जो है वो उसी समय अडॉप्ट कर ली गई थी, जबकि बाकी सारी चीजें 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट की जाती हैं। तो ये इस तरीके से हमारा संविधान बनके निर्माण हो जाता है, जो प्रेजेंट जो है इसमें आगे चल के बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।